हेलो। नमस्कार। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं डियर। सभी लोगों को हमारा नमस्कार है। मिनी जी गुड इवनिंग, मीरा कुमारी जी, देव भास्कर जी, गोविंद जी, चीनू बंसल जी, हार्दिक कपूर जी, वेदिका जी, मिनी जी बिल्कुल वंस अगेन, बिल्कुल वंस अगेन वेदिका जी, आपको भी बहुत बहुत शुभ संध्या, गुड इवनिंग। हमारी मुलाकात अभी कुछ देर पहले पहले क्लास में हुई थी यूसी एकेडमी पे। गुड इवनिंग, बिल्कुल। और आज भला ऑफिशियल सभी लोग को हमारा नमस्कार। और जैसा कि आप सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं एक डियर की आयोग ने जो सूचना आई थी पेपर पे, न्यूज़पेपर में, कि दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो जनवरी में अगर एग्ज़ाम कराते हैं तो आपके पास 40 से 45 दिन का टारगेट हमने रखा था। और आप सभी लोगों के लिए टीचटी पिछटे का रिवीजन क्लास हमने शुरू की थी, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग किए कॉन्स्टिट्यूशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने पिछली क्लास में जो देखा था, भारत का जो हम विकास की बात हम कर रहे हैं स्टार्टिंग में, अभी हमने संविधान शुरू नहीं किया, जस्ट दैट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से टकराते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण हम देख रहे हैं, और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो पृष्ठभूमि बनी थी शुरुआत से लेकर के तमाम आंदोलन, अब ये रॉलेट एक्ट हो गया, गोलमेज सम्मेलन हो गया, हिस्ट्री का पोर्शन है। लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में ये प्रश्न टकरा जाते हैं, आपने देखा होगा, टीएसटी पीएसटी एलटी के एग्जाम में देखा होगा। तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। आज हम उसी आंदोलन में गांधीवादी युग की बात करेंगे। फिर उसके बाद भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे, जितने भी एक्ट अधिनियम 1909, 1919, 1935 जितने भी अधिनियम थे वो देखेंगे। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू होता है, संविधान किसे कहते हैं, उसके प्रमुख विशेषताएं, फिर उसके स्रोत, फिर भारतीय संविधान के वर्तमान में जो 25 भाग हैं, हम एक एक भाग पूरा डिटेल से देखेंगे सब कुछ। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सभी लोग को नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नीरज जी, हार्दिक कपूर जी। मिनी जी कह रहे हैं सर गुड इवनिंग, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। बहुत बहुत स्वागत है मिनी जी आपका। चीनू जी आज फिर डीपी चेंज। मिनी जी आप कह रहे हैं पहली क्लास है, और चीनू जी कह रहे हैं डीपी चेंज हो गई। तो हम लोग यहाँ पे भारतीय संविधान के बारे में बात कर रहे थे। और भारतीय संविधान में आपको क्लास शुरू पहले बता दूं, जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं टीएसटी पीएसटी का, अगर अभी भी नहीं तैयारी शुरू किए हैं, अभी भी इनके पास समय है, वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी संस्था के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो संस्था है, उस संस्था का जो नंबर है वो है आपका 9628 95 92 37। मैं नंबर लिख दे रहा हूं, मैं 9628 95 92 37, 9628959237। जिनका भी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है वो संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। यथार्थ जी स्वागत है, गुड इवनिंग सभी लोग को। अरुण कुमार जी स्वागत है। तो हम बात यहाँ पे किस चीज की कर रहे थे, गांधीवादी युग की बात हम कर रहे थे। किसकी बात? गांधीवाद। कल तक हमने जो पढ़ा वहां से 2 4 10 प्रश्न आपके पॉलिटिकल साइंस से बने हुए हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कम से कम 30 से 40 प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं, 30 to 40। जी हाँ, 30 से 40 प्रश्न बने हैं आपके। पूजा जी स्वागत है, गुड इवनिंग। 30 से 40 प्रश्न आपके एग्जाम बने हैं, तो जुड़े रहिएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आगे आएंगे। हम लोग जो संवैधानिक विकास देखेंगे, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, सब देखेंगे, तो वहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही बहुत सारे बनते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। गांधीवादी युग के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है, गांधी जी का भारत देश में सबसे पहला मूवमेंट जो था वो चंपारण सत्याग्रह था। क्लास 10th की एनसीईआरटी देख लीजिए, चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, आपको मिल जाएगा। जिन्होंने आंदोलन किया था 1917 में, 1917 में, कहीं कहीं 1916 भी लिखा मिलता है। चंपारण बिहार में पड़ता है, और बिहार में आंदोलन हुआ था। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह वहीं पे किया था। गुड इवनिंग सभी लोगों को, सोनू जी, आरव जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो पहली बार गांधी जी ने आंदोलन वहीं पे किया था। पूछा जाता है 2 प्रश्न, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? आंसर सही है, साउथ अफ्रीका। भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भारत में बिहार, चंपारण, यहां पे शुरुआत है। ठीक है, अच्छा अच्छा चीनू जी, समझ गया, मैं समझ गया। हाँ बिल्कुल, 1917 में। तो यहाँ पे उन्होंने जो है आंदोलन किया था। और मैं टीचडी का पेपर उठा के देखेंगे, ये प्रश्न मुझसे परसों एक महिला थी, उन्होंने मुझसे पूछा था, वो पेपर सॉल्व कर रही थी। एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट जिनका नाम प्रेरणा है, वो उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि चंपारण मूवमेंट में गांधी जी के साथ कौन था। उन्होंने मुझे ऑप्शन ही बताया था, तो उनका आंसर मैंने वहां बताया था, मुझे अभी याद आ गया, ये प्रश्न पूछा गया है।
राजेंद्र प्रसाद, जी हाँ, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसकी बात हम करते हैं वही राजेंद्र प्रसाद चंपारण मूवमेंट में गांधी जी के साथ थे। गांधी जी उस समय नए नए साउथ अफ्रीका से आए थे। गांधी जी का जलवा था एकदम, साउथ अफ्रीका में तहलका मचा के आए थे। इतिहास में पढ़े होंगे आप लोग, हम उसमें नहीं जाएंगे फिलहाल, अभी वो इतिहास का पोर्शन ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। जब ये इंडिया आए थे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो बिहार के चंपारण के निवासी थे, उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि सर हमारे यहाँ किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, 3 कठिया पद्धति हमारे यहाँ चलती है। 3 कठिया पद्धति पढ़े होंगे, इतिहास के बच्चे पढ़े होंगे, 3 कठिया पद्धति। और ठीक है, तो इसी के खिलाफ जो है मूवमेंट चलाया गया था। गांधी जी का पहला मूवमेंट हुआ, सफल हुआ। फिर उसके बाद आगे चल करके 1918 में गांधी जी ने दूसरा मूवमेंट जो चलाया था, जो कि आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल था। अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो मिल मतलब कारखाना, तो मिल मजदूर थे वहाँ पे, उन्होंने हड़ताल किया हुआ था, तो उस वहाँ पे सत्याग्रह किया उन्होंने। और फिर 1918 में ही उन्होंने एक दूसरा मूवमेंट था, गुजरात में ही था, खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह, यहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह किया था। ये स्टार्टिंग के गांधी जी के 3 सत्याग्रह थे, तो तीनों सक्सेस हुए थे, तीनों सक्सेस हुए, तीनों सफल हुए थे। हाँ, 3/20 भाग पर नील की खेती कराते थे चंपारण में, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 कठिया पद्धति वही होती थी, नील की खेती। उस समय यूरोप कंट्रीज में नील की डिमांड बहुत थी, तो नील खेती कराते थे। अब नील खेती कराने से जमीन बंजर हो जा रहे थे, किसान परेशान, जमीन बंजर, उन्होंने विरोध भी किया, तो गांधी जी आए फेवर में, फिर मामला गड़बड़ा गया, सत्याग्रह हुआ। तब फिर तो इतनी आप एग्जाम में जो एक थोड़ा सा पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी के इन तीनों का जो क्रम पूछ लेता है, तो सबसे पहला क्या था, चंपारण मूवमेंट, फिर था अहमदाबाद, और फिर उसके बाद क्या था, आया जी स्वागत है, फिर खेड़ा सत्याग्रह, तीनों सक्सेस हुए थे। और इसको इन्होंने जन आंदोलन में एकदम बदल दिया था, जन आंदोलन में बदल दिया था उन्होंने। और इन्होंने कहा कि भैया कांग्रेस पार्टी में बड़ा विवाद चल रहा है, नरम दल गरम दल को लेकर के उसको साइड किया, कहा कि हमको इस विवाद में नहीं पड़ना है, आपस में मिल जाइए, विवाद में मत पड़िए, ऐसा करते हैं। ठीक, बिल्कुल हार्दिक जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह के द्वारा स्वराज प्राप्त करने की बात करेंगे। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह, ठीक है, शांतिपूर्वक तरीके से स्वराज प्राप्त करने की बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि सत्याग्रह 2 तरीके के होंगे, एक असहयोग आंदोलन के रूप में होगा, एक सविनय अवज्ञा के रूप में होगा। किस रूप में होगा, असहयोग के रूप में होगा, और दूसरा सविनय अवज्ञा के रूप में होगा, 2 रूप में होगा। देखिए इतिहास का है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का है, तो मैं इतिहास का लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस में इक्का दुक्का प्रश्न इतिहास के इस पोर्शन से टकराते हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत वो मत होइएगा। असहयोग का मतलब हम किसी भी काम में अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। सविनय अवज्ञा, सविनय पूरी विनम्रता के साथ हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। इस आंदोलन में तो शुरुआत हुई कहां से, शुरुआत हुई खिलाफत आंदोलन से। प्रश्न बने हैं पॉलिटिकल साइंस में यहां से भी, जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस में प्रश्न बने हैं यहां से। खिलाफत आंदोलन, आपको पता है एक देश हुआ करता था, आज भी है, उस देश का नाम है तुर्की। टर्की बोलते हैं, हिंदी में तुर्की लिखते हैं। तुर्की के जो खलीफा थे, या कह सकते हैं बादशाह थे, जो किंग थे, सुल्तान थे, उनको भारत के ही नहीं पूरे विश्व के मुसलमान उनको अपना खलीफा मानते थे, कि ये हमारे अल्लाह के क्या है, देवदूत हैं, ये मानते थे। और प्रथम विश्व युद्ध में ये चीजें हुई कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया था, तुर्की पर कब्जा कर लिया था। तो तुर्की पे कब्जा कर लिया था, तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हम टर्की का क्या कर देते हैं, विघटन कर देते हैं, टर्की को तोड़ देते हैं। ठीक है सर जी, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करवाते हैं क्या? बिल्कुल कराते हैं मिनी जी, उसको भी कराते हैं, तो आप देख सकते हैं चैनल पे जा करके तमाम मिलेंगे आपको। तो कहा कि हम तुर्की, ब्रिटिश से तुर्की पे आप कब्जा कर लिया। अब तुर्की पर जब अंग्रेजों का अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया, तो इन्होंने कहा कि चलो हम तुर्की का क्या कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं। अब तुर्की के सुल्तान को पूरे विश्व के मुसलमान अपना खलीफा मानते थे, तो पूरे विश्व में भारत भी आता है, भारत के मुसलमान ही मानते थे, और बड़े नाराज हुए, कहा कि भैया ये तो गलत बात है। मुसलमानों ने विरोध किया। महात्मा गांधी ने इसी का फायदा उठाया कि भैया बहुत अच्छा मौका है हिंदू और मुसलमान को दोनों को एक साथ लाने का, और दोनों को एक साथ लाने का जो है इन्होंने काम किया। जब काम किया तो इन्होंने 1919 में, अब जो क्वेश्चन बना है,
1919 में क्या हुआ फिर? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई गई। अखिल, पूछा गया प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई गई। जब अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई गई, डिसीजन लिया गया कि भैया अब एक्शन लिया जाएगा। और बता दें, जब ये हुआ तो खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता जो दी गई वो महात्मा गांधी को दी गई कि सर आप इसकी अध्यक्षता करेंगे, आप इसकी क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। गांधी जी को दिया गया कि भैया आप इसका लीडरशिप नेतृत्व आप करेंगे। और फिर उन्होंने शुरू किया। 1922 में ये मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट ऑटोमेटिक खत्म हो गया जब तुर्की के खलीफा पद की समाप्त ठीक है, जब वहां पे ब्रिटिश सरकार ने अपना नियंत्रण हटा लिया। तो मैं देखिए बहुत डीपली फिर से बोल रहा हूँ, इतिहास का पोर्शन है, पॉलिटिकल साइंस जो क्वेश्चन बनते हैं हम सिर्फ उसकी बात हम कर रहे हैं, इसीलिए आप ये मत सोचिए सर बहुत शॉर्टकट में बता दिए। तो यहाँ पे इस तरीके से यह आंदोलन भी क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट सफल हुआ, यह आंदोलन हुआ। फिर इसके बाद 1920 में गांधी जी के थ्रू शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। ठीक है, क्या शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन। जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो इसकी मंजूरी कहाँ दी गई थी, पूछा गया प्रश्न है। तो 1920 में अधिवेशन हुआ था नागपुर में, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। इसी अधिवेशन में असहयोग की क्या दी गई थी? मंजूरी दी गई थी। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हर साल होता था कहीं ना कहीं, तो 1920 में जब नागपुर में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो वहां पे क्या हुआ? इस असहयोग की मंजूरी दी गई। इसके क्यों मंजूरी दी गई? क्योंकि उसी समय 1920 की बात है, और 1920 के पहले 1919 में ही बहुत से ऐसे कांड हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सुना होगा बहुत फेमस कांड हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अच्छा, इसकी जलियांवाला बाग हत्याकांड और लोगों ने विरोध किया, तो इसकी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था हंटर आयोग। और हंटर आयोग ने भी रिपोर्ट ऐसी दी, कहा कि जलियांवाला बाग के अंतर्गत जो गोली चलाई थी साइमन कमीशन ने, जो अंग्रेज अधिकारी द्वारा गोली चलाई गई थी, तो वो बंदा क्या है, पूरी तरीके से निर्दोष है, सही जांच नहीं कर पाए। ये एक रीजन था असहयोग आंदोलन शुरू करने का। दूसरा रीजन क्या था? महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, ये चीज़ें था, ये तमाम चीज़ें शुरू हो रहे थे, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन शुरू किया इन्होंने, तो इस असहयोग आंदोलन के दो पहलू देखने को मिले थे। असहयोग आंदोलन के दो पहलू देखने को मिले। असहयोग आंदोलन, नाम में देखिए लिखा हुआ है असहयोग, कि हम सहयोग नहीं करेंगे। तब दो पहलू देखने को मिला। तो पहले कैटेगरी में क्या देखने को मिला कि भैया शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन सेक्टर है उस शिक्षा का क्या किया जाए? राष्ट्रीयकरण किया जाए, नेशनलाइज किया जाए एजुकेशन को। ठीक है। दूसरा, भारत देश में जो सामान बनता है स्वदेशी, उस स्वदेशी वस्तुओं का सम्मान किया जाए, सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही नहीं होगा। ठीक है। खादी हो गया, चरखा हो गया, चरखे को लोकप्रिय बनाया जाए। ये एक पहलू था असहयोग आंदोलन का, इसकी डिमांड की जाने लगी। ठीक है। जनरल डायर साहब थे, ठीक है, हाँ, लिपापोती कर दिए थे, बिल्कुल सही है। तो पहले चरण में क्या कहा गया? इसका पहला कैटेगरी किसके अंतर्गत क्या बताई गई? जो कार्यक्रम किए गए, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए, स्वदेशी का सम्मान, चरखे खादी को लोकप्रिय बनाना, तमाम चीजें। दूसरे पहलू में क्या बताया गया कि हम जो है, जो ब्रिटिशर्स द्वारा जो जुडिशरी स्थापित की गई है, अंग्रेजों द्वारा जो अदालत स्थापित किए गए हैं, उस अदालत का हम क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। अंग्रेजों द्वारा जो शिक्षा की बात की जाती है, उस शिक्षा का हम क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। तो जब आप असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते थे, बहुत से लोग अपने बच्चों का नाम वहाँ से कटाने लगे थे, भैया हम नहीं पढ़ाएंगे आपके स्कूल में। शिक्षा का बहिष्कार मतलब शिक्षक संस्थाओं का बहिष्कार कर रहे थे, सरकारी कामकाज का बहिष्कार किए थे, तमाम चीज़ों क्या किए थे? सरकारी कामकाज का बहिष्कार किए थे। अब सरकारी मतलब क्या? उस समय अंग्रेजों का सारा कामकाज था, तो सरकारी कामकाज का क्या किए? बहिष्कार किए थे। ठीक है, बहिष्कार किए थे। और चुनाव का बहिष्कार किए थे।
चुनाव का बहिष्कार किए थे कि भैया हम जो है, आप अंग्रेज हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सब करेंगे। तो ये दूसरा चरण देखने को मिला था। दो तरह के कार्यक्रम चलाए गए थे असहयोग आंदोलन में कि शिक्षा का बहिष्कार, मतलब शिक्षा का मतलब यहाँ पे जो शैक्षणिक संस्थाएं थी अंग्रेजों द्वारा स्थापित थी उसकी बात की गई है, उसका बहिष्कार किया गया था। और अदालत, अंग्रेजों द्वारा स्थापित अदालत का बहिष्कार किया गया था, सरकारी कामकाज का विरोध, चुनाव का बहिष्कार, लोग जॉब छोड़ रहे थे, बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे, वकील वकालत करना छोड़ रहे, तमाम चीज़ें। इनफैक्ट यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने जो बहुत से भारतीयों को जो तमाम उपाधियाँ दी हुई थी, वो उपाधियाँ भी लोग क्या करने लगे थे, वापस करने लगे थे। अब धीरे धीरे जन आंदोलन बड़ा सक्रिय हो रहा था, जनता की बहुत बड़ी भागीदारी हो रही थी। राजेंद्र प्रसाद से बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गुजरात में वल्लभ भाई पटेल, तमाम ऐसे दिग्गज लोग थे जो इस जन आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। अब धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन बहुत बड़ा होना शुरू हो गया। महिलाओं ने भाग लिया इसमें, विद्यार्थियों ने भी, स्टूडेंट ने भाग लिया, मजदूरों ने भी पार्टिसिपेट किया, किसानों ने पार्टिसिपेट किया, और गांधी जी एकदम अहिंसापूर्ण तरीके से आंदोलन एकदम चल रहा था, बहुत तेजी से चल रहा था, फैल रहा था। फिर अचानक क्या हो गया, एक घटना घटी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया। 5 फरवरी 1922, डेट याद होगी, 5 फरवरी 1922 बहुत फेमस कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ। अब इस कांड में हिंसा का इस्तेमाल हुआ। महात्मा गांधी जी ने कहा, क्या बात है यार, हमारे आंदोलन में हिंसा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे आंदोलन में हिंसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और महात्मा गांधी जी ने कहा कि भैया हम असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। तो 12 फरवरी 1922 को इन्होंने आंदोलन वापस लेने का क्या किया, फैसला किया। कहा कि भैया हम आंदोलन वापस लेते हैं, ये ना हो पाएगा, ये ना चल पाएगा। हाँ बिल्कुल, 5 फरवरी को हुआ, हिंसा हो गई, पूरे पुलिस चौकी को जला दिया गया, लोग जिंदा जल गए उसमें। गांधी जी की बहुत से लोगों ने आलोचना की, आप बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत तेजी से चल रहा था। गांधी जी ने कहा लेकिन हम हिंसा नहीं चाहते हैं भाई ना। और इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाखुश हो गए थे चित्तरंजन दास भैया। चित्तरंजन दास सर बहुत ज़्यादा नाखुश हो गए। अब जब चित्तरंजन दास नाराज हो गए, नाराज होने के बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया कि भैया हम कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हैं, ये गांधी जी ने गलत किया है, आपको इस्तीफा वापस नहीं लेना चाहिए था। ठीक है भगवान दास जी, तो कहा कि आपको आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए, रिजाइन दे दिया। खुद की उन्होंने पार्टी बना ली थी, आपको पता होगा खिलाफत स्वराज पार्टी, पूछा गया प्रश्न है, खिलाफत स्वराज पार्टी, इसका इन्होंने क्या कर लिया, गठन कर लिया, इन्होंने पार्टी बना ली। किसने, चित्तरंजन दास जी ने। CR दास इसके अध्यक्ष बने थे, मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने थे। याद रखिएगा, CR दास, चित्तरंजन दास जो थे इसके अध्यक्ष बने थे, और मोतीलाल नेहरू यानी फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इस खिलाफत स्वराज पार्टी के सचिव बने थे। वो ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, पॉलिटिकल साइंस में आया है प्रश्न, इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा आपको टच कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं। आगे बता दो, ये इस पार्टी ने आगे चल करके इलेक्शन भी लड़ा 1923 में। मध्य प्रांत में इसे स्पष्ट बहुमत मिला था, बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई थी, आपको पता होना चाहिए, और बहुत अच्छी खासी सीटें इसने जीती थी। ठीक है, और इस पार्टी का उद्देश्य क्या था कि जितनी जल्दी हो सके हमें डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना है, हमको प्रांतीय स्वतंत्रता चाहिए। प्रांत का मतलब आज राज्य होता है, स्टेट, हमें प्रांतीय स्वतंत्रता भी चाहिए। ये चीज़ें हुई थी, ठीक है, ये चीज़ें होने लगी थी। ठीक है, इसके लिए भारतीयों के लिए अधिकार प्राप्त करना इस पार्टी का बड़ा उद्देश्य था। सरकारी कार्यों में बाधा ज़्यादा न होने पाए, हम लोग अगर उसमें रहें तो, भारतीय रहें तो, तमाम उद्देश्य थे। ये पूछा गया स्थापना किसने की थी, कौन इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। फिर उसके बाद इसके बाद जब ये स्वराज पार्टी गठन, उसके बाद देखिए मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं, 1927 का दौर आया, और 1927 का जब दौर आया तो दौर आया साइमन कमीशन का।
किसका दौर आया? साइमन कमीशन का। फिर से बता दे रहा हूँ, हिस्ट्री की क्लास नहीं है, बच्चे कंफ्यूज ना हो। पॉलिटिकल साइंस टीजीटी पीएचडी एलटी जीआईसी में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो हिस्ट्री से टच होते हैं। बिल्कुल इलाहाबाद में था, हिस्ट्री से टच होते हैं, तो हिस्ट्री का पोर्शन भी आप टच होता है, तो वहां से जहां से प्रश्न बनते हैं बता रहा हूं मैं। साइमन कमीशन प्रश्न पूछा गया है कि इसका वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम था भारतीय विधिक आयोग। मूल नाम भारतीय विधिक आयोग, इसका मूल नाम था भारतीय विधिक आयोग 1927 में। हाँ सर, हिस्ट्री भी बिल्कुल हिस्ट्री आती है, इसलिए बहुत डिटेल में है, लेकिन रफली बता रहे हैं कि कैसे जनता में आक्रोश बढ़ा, आंदोलन हुआ, कैसे देश आज़ाद हुआ, फिर कैसे कैसे एक्ट बने, अधिनियम बने, फिर संविधान बना, फिर लागू हुआ, फिर हम संविधान के 2500 भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो साइमन कमीशन 1926 में इसका मूल नाम भारतीय विधिक आयोग था। 1927 में इसकी नियुक्ति हुई थी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बंदा 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन भारत पहुंचा। ध्यान दीजिएगा, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। ठीक, ये भारत आ गए। 1930 में 28 में आए और 1930 में इन्होंने क्या की, अपनी रिपोर्ट पेश की। अब बीच की घटनाएं आप बहुत जानते होंगे कि जब ये आए तो बड़ा विरोध हुआ, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। लाला लाजपत राय थे, लाठी चल गई थी, लाला लाजपत राय के सिर पे चोट लग गई थी, कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो मरने से पहले उनका स्टेटमेंट था जो इतिहास से पूछा जाता है कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई लाठी की एक एक चोट अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। इनका स्टेटमेंट था, इनका स्टेटमेंट था लाला जी का। तो ये 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की, ठीक है। और उसके बाद जब इसने रिपोर्ट पेश की तो बहुत सारी चीजें हुई। 1919 के भारत शासन अधिनियम को पारित करते समय ब्रिटिश की सरकार ने घोषणा की थी कि 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आयोग गठित करेगी। साइमन कमीशन का मेन टारगेट यही था, 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। ठीक है, क्या था? 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। 1919 के अधिनियम की क्या करना? समीक्षा करना, यही इसका मेन टारगेट था। और एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना के बारे में रिपोर्ट देना। लेकिन इसका विरोध इसलिए हुआ कि साइमन कमीशन में जो 7 मेंबर थे, वो 7 के 7 मेंबर अंग्रेज थे, एक भी हिंदुस्तानी मेंबर था नहीं। इसीलिए इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। भारतीयों ने विरोध किया कि भैया आप कह रहे हो कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना के बारे में रिपोर्ट देंगे हम, लेकिन सारे सदस्य अंग्रेज हैं, अध्यक्ष भी जॉन साइमन वो भी अंग्रेज है। तो उन्होंने कहा भारतीयों को क्या चाहिए, अगर आप हमको उत्तरदायी सरकार देना चाहते हैं तो भारतीयों द्वारा फैसला ले दीजिए ना। तो तमाम लोगों ने इसका विरोध किया, ठीक है, विरोध किया। फिर 1928 में क्या हुआ? फिर 1928 में क्या हुआ? बहुत पॉपुलर चीज हुई, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट में क्या था मैं आपको बता दूं। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति ने प्रस्तुत की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू मत समझिएगा, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता की एक समिति ने यह नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। मोतीलाल नेहरू, नॉट पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस समिति में नेहरू जी के नेहरू जी के मिला करके 8 मेंबर थे। इनका मेन टारगेट क्या था कि भारतीय संविधान का प्रारूप तय करना। भारतीय संविधान का क्या तय करना? प्रारूप तय करना। मेन टारगेट यही था। भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर यानी प्रारूप तैयार करना। वो भी कैसे? सभी वर्ग और सभी दलों को ध्यान में रखते हुए, सभी कैटेगरीज, सभी पार्टीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हाँ, सही कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए। और इन्होंने क्या, इनका उद्देश्य था कि भारत को
पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा प्राप्त हो, औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा प्राप्त हो। आप सभी को पता है किसी भी देश को हम औपनिवेशिक कब कहते हैं, जब उस देश पर किसी दूसरे देश का क्या हो जाता है, आधिपत्य हो जाता है, वहां की राजनीतिक आर्थिक हर व्यवस्था पे उसका कब्जा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमको पूरी तरीके से औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा चाहिए, हम स्वराज्य हमको चाहिए, याद रखिएगा। और इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। इनकी ये भी बात उन्होंने कही थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का यानी प्रांतों का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए भाषा के आधार पर। सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या की थी, केंद्र और राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, ये भी डिमांड की थी। केंद्र और राज्य में एक उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी सरकार की क्या हो, स्थापना होनी चाहिए। अब डिमांड कर रहे हैं रिपोर्ट में अपने अंग्रेजों से। और सबसे बड़ी बात 19 फंडामेंटल राइट्स की मांग की, 19 यानी 19 मौलिक अधिकारों की मांग की कि होने चाहिए। ठीक है, 19 मौलिक अधिकारों की भी उन्होंने क्या की, बात की। और पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की जाए, ये भी डिमांड की। पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या की जाए, स्थापना की जाए, ये भी नेहरू रिपोर्ट में था, इसकी बात की गई थी। ठीक है, अब नेहरू जी ने रिपोर्ट पेश किया तो हिंदू महासभा के लोग, मुस्लिम लीग के लोग, सिख समुदाय के लोग थोड़ा इससे सेटिस्फाई नहीं थे। इनफैक्ट खुद मोतीलाल नेहरू के जो लड़के थे जवाहरलाल नेहरू और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस जैसे यंग लीडर इससे असंतुष्ट थे। यहां तक कि जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में संशोधन करने के लिए 1929 में 14 सूत्रीय मांग रख दी। किसके लिए, नेहरू रिपोर्ट में संशोधन के लिए जिन्ना साहब ने, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने। तो बहुत से लोग इस बात से अनसेटिस्फाई थे। 1929 में 14 सूत्री मांग की बात कर दी, अब मामला यहीं फंस गया। फिर इसके बाद 1929 में ही कांग्रेस पार्टी का सेशन हुआ। प्रश्न पूछा जाता है कहाँ पे हुआ था। 1929 में कांग्रेस पार्टी का सेशन हुआ था लाहौर में कांग्रेस पार्टी का सेशन यानी अधिवेशन हुआ। ठीक है, 1929 में। और आपको बता दें, प्रश्न आपसे पूछा, 2 प्रश्न यहां से बने हैं कि पहली बार पूर्ण स्वराज की डिमांड किस सेशन में की गई थी, लाहौर सेशन में। पूर्ण स्वराज, इसी में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस पार्टी के 1929 लाहौर, उस समय लाहौर इंडिया में हुआ करता था। लाहौर में पहली बार पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई। दूसरा प्रश्न बनता है कि इसकी अध्यक्षता कौन की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे उस समय। इसके पहले कांग्रेस ने स्वराज की मांग की थी, लेकिन इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और 26 जनवरी 1930 के दिन 26 जनवरी 1930 के दिन क्या किया गया, आपको पता होगा, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया गया। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया गया 1929 के सेशन में कि हम 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और यही रीजन है, याद कर लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में यही रीजन है कि हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन उसके बावजूद भी 26 जनवरी को लागू किया गया 1950 में, 2 महीने बाद डिले करके, क्योंकि 26 जनवरी को ही हम लोगों ने 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, ये था। अब ये चीजें हो गई। फिर बिल्कुल यहाँ पे आप सही लिख रहे हैं, क्या नाम है, चीनू जी, 31 दिसंबर 1929 को पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। चलिए आपने बता दिया, लिख देते हैं आपको, 31 दिसंबर 1929, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली बार स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा लहराया गया था, पहली बार स्वतंत्रता का प्रतीक। ये सारी चीजें आपके पॉलिटिकल साइंस से टच होती, इसलिए बता रहा हूं मैं। फिर लाहौर अधिवेशन के बाद यहां पे फिर शुरू होता है एक आंदोलन गांधी जी का,
सविनय अवज्ञा आंदोलन कि हम पूरी विनम्रता के साथ आपकी बात नहीं मानेंगे। सविनय मतलब एप्लीकेशन लिखते थे ना बचपन में हिंदी में, सविनय निवेदन है कि, सविनय मतलब पूरी विनम्रता के साथ, पूरी विनम्रता के साथ। और मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं, याद कर लीजिए, एकदम से कंठस्थ कर लीजिए कि भैया ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है, पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। पॉलिटिकल साइंस से बहुत से क्वेश्चन हिस्ट्री के इस आंदोलन से टच होते हैं, तो मोटा मोटा मैं उस आंदोलन की बात कर रहा हूं, फिर उसके बाद संवैधानिक की बात कर रहा हूं। होगा योगी राजपूत जी कह रहे हैं कब तक होगा सर? अब पेपर में तो आयोग ने दे दिया था, आयोग ने बताया था कि दिसंबर जनवरी तक एग्जाम करा लेंगे हम। अब कब कराते हैं देखते रहिए योगी जी। अच्छा, आपका नाम भी योगी जी है, योगी राजपूत जी। आयोग ने कहा है डियर, अब उसी को ध्यान में रख करके चल रहे हैं। देखिए फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, लाहौर अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश सरकार के सामने 11 सूत्री मांगे रखी गई थी। 11 सूत्रीय मांगे, अब 11 सूत्री मांगे रखी गई थी। इस मांगों को स्वीकार करने के लिए गांधी जी ने सरकार को टाइम दिया था 31 जनवरी 1930 तक, 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया था कि देखिए 11 मांग मेरी है, मान लीजिए तो ठीक है, नहीं तो फिर जान लीजिए मामला गड़बड़ हो जाएगा। जब समय बीत गया, सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो गांधी जी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, सभी को पता है 12 मार्च से 6 अप्रैल तारीख याद है, दांडी मार्च, दांडी मार्च किया था, नमक आंदोलन किया 12 अप्रैल से 6 मार्च 1930 के बीच में। और इन्होंने आंदोलन किया, साबरमती आश्रम से निकले थे 12 मार्च को, 78 समर्थकों के साथ निकले थे, ये भी याद रखिएगा। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे, गुजरात का समुद्र तटीय क्षेत्र है, और वहां पे पहुंच करके इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। दांडी मार्च, नमक आंदोलन, नमक कानून तोड़ा था इन्होंने, क्योंकि नमक पे भी टैक्स लगता था, नमक बनाने का अधिकार अंग्रेजों के पास था। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग में भी कहा था कि जो तटीय क्षेत्र हैं सर, जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पे कम से कम तो नमक बनाने की अथॉरिटी दे दीजिए। उन्होंने मना कर दिया था। तो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि मैं एक मुट्ठी रेत से इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दूंगा कि पूरे के पूरे ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिल जाएगी। ये स्टेटमेंट था महात्मा गांधी को, हिला दिए। दांडी यात्रा किए, पहुंचे गुजरात के दांडी नामक समुद्र के किनारे, नमक बना दिया। अब कोई भारतीय नमक बना दिया तो नमक कानून टूट गया। इस आंदोलन के बहुत सारे कार्यक्रम थे, इस आंदोलन के बहुत सारे कार्यक्रम थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के, कि शराब की दुकानों के सामने, विदेशी कपड़ों की दुकान के सामने धरने आयोजित किए जाए, कि शराब की दुकानों के सामने धरना देंगे, विदेशी कपड़ों के दुकान के सामने धरना देंगे, लोग करों की अदायगी नहीं करेंगे, लोग टैक्स नहीं देंगे, ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में था। लोग जुडिशरी न्यायालय का बहिष्कार करेंगे, लोग घर घर में चरखा काटेंगे, सूद बनाएंगे, छात्र क्या करेंगे, सरकारी स्कूल का बहिष्कार करेंगे। तमाम ऐसी चीजें थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। फिर 1930 में ये बात हो गई थी, तमाम चीजें हुई थी। तो बाद में आगे चल करके 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को 31 बहुत फेमस पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। पैक्ट मीन समझौता, और तब जाकर के ये सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी पे क्या हुआ था, ये समाप्त हुआ था। ठीक है, जहां से पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन बने हैं वो सारे पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं, जहां से बनने का। 78 में मैंने बताया स्टार्टिंग में चीनू जी। तो गांधी इरविन समझौते के साथ आंदोलन समाप्त हुआ। गांधी इरविन समझौता जब हुआ तो क्या हुआ था, उसमें कुछ बातें थी। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार हो गई थी। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हम अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करते हैं। दूसरी बात, गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, पहले में नहीं गए थे। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे,
कि उन्होंने कहा कि हम इसलिए शामिल होंगे, कांग्रेस पार्टी इसलिए शामिल होगी कि सम्मेलन में जो पेश किया जाए वाला होगा संवैधानिक सुधार, उत्तरदायी शासन, भारत के हित में, ये सब कुछ होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और यही बात गांधी जी ने कहा कि जितने भी बंदी बंद हैं भारतीय और उन्होंने हिंसा नहीं की है और आपने उठा के अरेस्ट कर लिया है, आप उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये भी बात उनको बीच में हुई, रिहा करने की बात की गई। और फिर 26 से लेकर 29 मार्च तक 1931, आपको पता होगा 26 से लेकर के 29 मार्च तक 1931 कराची कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और यहाँ पे गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया था। कराची जो अब पाकिस्तान में है, कराची अधिवेशन में क्या किया गया था, गांधी इरविन समझौते को एक्सेप्ट कर लिया गया था। गांधी इरविन समझौते को मान लिया गया कि ठीक है ये होगा। हाँ, 30, 31, 32 अम्बेडकर जी ऐसे तो तीनों में गए थे। ठीक है, अब इस समझौते में याद रखें, गांधी इरविन समझौता पहला ऐसा समझौता था जहां पे पहली बार किसी इंडियन लीडर को बराबरी का स्थान मिला था। अब मैंने इसे नाम लिया गोलमेज सम्मेलन का। नाम मैंने लिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि टेबल जो थी वो गोल थी, उसके चारों तरफ लोग बैठे हुए थे, इसलिए उसको राउंड टेबल कहा गया, गोलमेज कहा गया था। गोलमेज सम्मेलन जब हुआ तो पहला गोलमेज सम्मेलन जब हुआ नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। ठीक है, पहला नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। फिर जब दूसरा हुआ 1931 में हुआ, 1931 में हुआ था। ठीक है, तीसरा जो हुआ था उसके बाद 1932 में। ठीक है, 1932 में तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तीसरी। आपको याद रखेगा, प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं वे कौन सा भारतीय था तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, भीमराव अंबेडकर जी, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन में किस में गांधी जी गए थे, दूसरे में गए थे 1931 वाले में। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कांग्रेस पार्टी ने किस में भाग लिया था, तो वही गांधी जी 1931 दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, याद रखिएगा। ठीक है, और गांधी जी इस सम्मेलन में किस रूप में गए थे ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो कांग्रेस पार्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी सम्मेलन में गए थे। प्रश्न आता है एग्जाम में, प्रश्न तो बहुत कई बार यही बना है कि पीजीटी में बना है कि किस जहाज से गए थे, पानी की जहाज थी शिप, SS राजपूताना, उस जहाज से ये गए थे गांधी जी, ये भी याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न आपके यहां से बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मैंने जैसे कि आपको बताया कि 26 से लेकर के 29 मार्च तक कराची में अधिवेशन हुआ था 1931 में। अध्यक्षता उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही की थी, याद रखिएगा, जहां पे गांधी इरविन समझौते को मान्यता दी गई थी। फिर 1931 के बाद जब 1932 आता है तो 1932 बहुत ज़्यादा फेमस है एक समझौते के लिए, वो था पूना पैक्ट। क्योंकि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी दौरान गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में विवाद हो गया था। ठीक है, निर्वाचन पद्धति को लेकर के अम्बेडकर जी का यह कहना था कि भैया जो निर्वाचन पद्धति होगी दलित वर्गों के लिए अलग से होगा, जहां पे अम्बेडकर जी ने अलग से बात की थी। गांधी जी को लेकर इसी बात में मनमुटाव हो गया तो गांधी जी वापस चले आए थे, अम्बेडकर साहब भी चले आए थे। गांधी जी उस समय पूना की यरवदा जेल में बंद थे। ठीक है, कहाँ पे थे, यरवदा जेल में। फिर जाकर के दोनों के बीच में समझौता कराया गया गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में 1932 में पूना में, जिसका नाम था पूना पैक्ट। क्योंकि 1932 में हुआ क्या था, 16 अगस्त 1932 को जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे रैमजे मैकडोनाल्ड, नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये भी पूछे गए हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने एक क्या किया था, पंचांग जारी किया था, सांप्रदायिक पंचांग जारी किया, कम्युनल अवार्ड जारी किया था। और इससे पृथक निर्वाचन पद्धति को
दलितों पर भी लागू किया गया। पृथक निर्वाचन पद्धति यानी अलग से निर्वाचन होगा, दलितों के लिए भी होगा, यह कर दिया। अब यही से भेदभाव और बढ़ जाएगा ना, मामला गड़बड़ा जाएगा। महात्मा गांधी जी जेल में थे 20 सितंबर 1932 को। उन्होंने कहा कि दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की सुविधा दे रहे हैं आप। गांधी जी ने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे इस चीज को, और उसी जेल में ही आमरण अनशन पे बैठ गए गांधी जी। पूना की रदा जेल में आमरण अनशन पे बैठ गए गांधी जी। जब आमरण अनशन पर बैठ गए तो बड़ा मैटर हो गया, भाई बापूजी अनशन बैठ गए। तो 1932 26 सितंबर 1932 को, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी और तमाम लीडर थे, गांधी जी के उपवास के 5 दिन के बाद पहुंचे अंबेडकर साहब को लेकर के, भैया चलिए ये सब खत्म करिए, क्या मैटर है ये, अपने लोग हैं, परिवार में झगड़ा होता है, मनमुटाव, चलिए मिल लेते हैं। तो गांधी जी और फिर अंबेडकर जी के बीच में वहां पे समझौता हुआ, दलितों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अलग निर्वाचन पद्धति समाप्त कर दी गई, कहा कि नहीं अब नहीं होगा, ठीक है। और विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई थी। और मैं बता दूं आपको, सीटें आरक्षित कर दी गई थी, 148 सीटें थी दलितों के लिए आरक्षित कर दी गई थी, अलग से निर्वाचन नहीं होगा, ठीक है। और फिर इस तरह से दोनों के बीच में समझौता हो गया और पूना में हुआ, इसीलिए इसको पूना पैक्ट कहते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आपके पॉलिटिकल साइंस में आते हैं, हिस्ट्री से भले जुड़ा हुआ है, तो बार बार फिर कह रहा हूं मैं, हिस्ट्री का मत समझिएगा। और फिर से बता रहा हूं कि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमसे, अगर वो भी टीएसटी पीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, 40 से 45 दिन का टारगेट कोर्स रखा गया, 45 दिन का बैच आपका स्टार्ट है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था टीचर्स एकेडमी के नंबर पे 96 28 95 92 37 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का विकास, अभी हम राष्ट्रीय आंदोलन देख रहे हैं, फिर भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे, कैसे कैसे एक्ट, 1909 का अधिनियम, 1919 का, 1935 का अधिनियम फिर देखेंगे, फिर संविधान लागू होगा, फिर उसके बाद संविधान किसे कहते हैं, उसके स्रोत, उसकी विशेषताएं, फिर उसके बाद संविधान के जो 25 भाग हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, सब उसको हम लोग पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नागरिकता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानमंडल, संसद, सब। तो ये हो गया पूरा। फिर उसके बाद 8 अगस्त की डेट साल 1940, ठीक है, अगस्त में लाया गया प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। कौन सा प्रस्ताव लाया गया? अगस्त में अगस्त प्रस्ताव नाम दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें कहा गया था, उस समय वॉर चल रहा था, उस समय वॉर चल रहा था, और कहा गया था, हाँ बिल्कुल वॉर चल रहा था, कहा कि भारत को युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, संविधान निर्मात्री सभा का, जो संविधान का निर्माण करेगी। अगस्त प्रस्ताव में सारी बातें कही गई कि वॉर के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। भारतीय सदस्यों की संख्या, जो उस समय हमारे देश के हेड हुआ करते थे, जैसे आज प्रेसिडेंट हैं, उस समय भारत के वायसराय होते थे, जिनको हम लोग पहले गवर्नर जनरल कहते थे। वायसराय की जो कार्यकारिणी होती थी, उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये बात, इस मुद्दे पे बात की गई और ये कहा गया था। चलो अगस्त प्रस्ताव में हो गया। फिर उसके बाद आगे आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, अब जब क्रिप्स मिशन की बात आई तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो पूरा विश्व 2 भागों में डिवाइड था, धुरी राष्ट्र थे और मित्र राष्ट्र थे, पूरा वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो मित्र राष्ट्र में जो देश आते थे, उन मित्र राष्ट्र देशों ने वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, योगी जी कह रहे हैं क्लास के लिए पैक बाय करना है सर, पैक बाय करना है, पैक क्या होता, आप इस नंबर पर संपर्क कर लें, 96 28 95 92 37 9628959237 पर कॉल कर लें। कॉल अगर बिजी जा रहा है तो आप इस पर अपना व्हाट्सअप छोड़ दीजिए, वो बता देंगे आपको। ऐप से लेंगे तब भी होगा, कॉल से लेंगे तब भी होगा, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो 2 ग्रुप थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, तो मित्र राष्ट्र देशों ने क्या किया, ब्रिटेन पे दबाव डाला, और जब दबाव डाला तो उन्होंने क्या किया, मित्र राष्ट्र ने क्या किया, दबाव डालने के बाद भारतीय नेताओं से बात करने के लिए ब्रिटेन ने क्रिप्स मिशन भेजा।
और कहा कि ठीक है भैया, अगस्त प्रस्ताव तुम्हारा हम पढ़ लिए हैं, युद्ध खत्म होने दो, तुमको हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, ठीक है बस। और आपका संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन भी कर देंगे। अगर ये एकदम क्लियर है, आप टेंशन मत लो। लेकिन ये भी कह दिया, क्रिस मिशन ने, अगर कोई प्रांत, कोई राज्य अगर ये चाहे कि हमको नए संविधान में नहीं जुड़ना है, हमको स्वतंत्र रहना है, तो वो स्वतंत्र रह सकता। क्रिप्स मिशन में ये बात कह दिए। गांधी जी सनक गए, बोले यार इस भाई ये तो गलत बात है। इन्होंने इसको एक नाम दे दिया था, उत्तर दिनांकित चेक। इसको क्या नाम पूछा गया, किसको कहा है? इसी को कहा था, उत्तर दिनांकित चेक। कहा कि भैया ये क्या है? उत्तर दिनांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है, जिसपे कोई डेट नहीं पड़ी है, कब होगा। ये गांधी जी गुस्सा गए। फिर उसी दौरान अगस्त में ही मूवमेंट छेड़ दिए, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। अब बात आ गई भारत छोड़ो आंदोलन पर, ठीक है, जिसको हम लोग याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है किस नाम से और जानते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। सबसे आक्रामक आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ, बहुत बड़ी मांग और पूर्ण स्वराज की मांग इसमें की गई थी, ठीक है। और 14 जुलाई 1942, डेट भी याद रखिएगा, 14 जुलाई 1942 1942 में वर्धा में कांग्रेस की समिति बैठक हुई और वहां पे भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। कहां पे बैठक हुई? वर्धा में। और भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव यहीं पे क्या किया गया था? पास किया गया, यहीं पे इसको पास कर देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। कि अब इसकी शुरुआत करते हैं 9 अगस्त 1942 से, ठीक है। क्रिस मिशन में डोमिनियन स्टेट देने की बात की गई थी, डोमिनियन दर्जा देने की बात की। कांग्रेस ने कहा कि हमको डोमिनियन दर्जा नहीं चाहिए, अपने पास रखो, हमारी सिर्फ एक डिमांड है, पूर्ण स्वराज्य, पूरी तरह से हमको स्वराज्य चाहिए, बात खत्म भारत छोड़ो आंदोलन में। और याद रखिएगा ये चीजें शुरू हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वस्तुओं के दाम में बहुत वृद्धि हुई थी, लोग असंतोष थे। गांधी जी ने कहा कि अब संपूर्ण आज़ादी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आपको पता होगा इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। आगे बस अब पूर्ण स्वराज के नीचे हम कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को बंदी बना लिया गया था। परिणाम स्वरूप बहुत से देशों में विद्रोह की स्थिति हो गई, ठीक है, बहुत से देशों में। और उसी दौरान देश के कुछ हिस्सों में अंग्रेजी सरकार के समानांतर सरकार भी बना ली गई, ब्रिटिश सरकार के पैरेलल गवर्नमेंट बना ली गई, जैसे बलिया में, बंगाल में, सतारा में, जगह जगह पे रेडियो संचालन होने लगा। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो संचालन किया था। रेडियो कांग्रेस पे जो उषा मेहता थी, रेडियो पे जाकर बोला करती थी। यूपीएससी का क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से याद है, यूपीएससी का। उषा मेहता ने कांग्रेस के बारे में, इसके बारे में रेडियो पे संचालन किया था। उषा मेहता का नाम पूछा गया था, साथ में राम मनोहर लोहिया भी थे, इसका संचालन किया गया था। ये चीजें हुई थी, ठीक है। और इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसमें विद्यार्थियों की भागीदारी रही, डाकघरों को लूटा गया, बैंकों को लूटा गया, शराबबंदी हुई, गांधीवादी विवाह किया गया, छुआछूत को खत्म करने का प्रयास किया गया था, तमाम चीजें की गई थी, बहुत सारी घटनाएं इसके अंदर की गई थी। और 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन में जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, फिर आगे चल करके स्वास्थ्य कारणों के कारण 6 मई 1944 को उनको रिहा किया गया। कब रिहा किया गया? 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण। और फिर 1945 में ब्रिटेन में जो पीएम थे 1945 में, वो थे क्लीमेंट एटली। और एटली साहब की सरकार बनी इंग्लैंड में। और उस समय भारत के वायसराय जो थे, भारत के वायसराय लिनलिथगो, ये भी पूछा गया है, लिनलिथगो। तो लिनलिथगो की जगह आए भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल। वेवेल साहब वायसराय बन के आए और 1945 सभी नेताओं को छोड़ दिया गया था।
फिर उसके बाद अब आगे हम पढ़ेंगे वेवेल प्रस्ताव। जब वेवेल साहब आए तो राजगोपालाचारी सूत्र क्या था, वेवेल प्रस्ताव क्या था, शिमला सम्मेलन क्या था, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन क्या था, फिर माउंटबेटन योजना क्या था, फिर देश आज़ाद हुआ। फिर उसके बाद हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट, भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे 1773 से, फिर 1784 से, फिर 800 का। इसी तरह से बहुत सारे एक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आपका कॉन्स्टिट्यूशन का मेन टॉपिक जो पहला भाग शुरू होगा, आई थिंक अभी एक आध दो लेक्चर बाद होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर, 1853 का, 1858 का, 1892 का, 1861 का, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, तमाम चीज़ें। फिर संविधान निर्माण, फिर उसके बाद संविधान का, भारत का विभाजन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, देश से रियासतों को मिलाना, फिर संविधान निर्मात्री सभा, संविधान का निर्माण, फिर उसके स्रोत, फिर उसकी विशेषताएं, फिर संविधान के भाग 1 से भाग 25 तक पूरा। तो चलिए कल हम लोग यही शुरू करेंगे, जब 1945 से हम लोग कल शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगली क्लास है, दूसरी क्लास है, मिलते हैं कल आप लोगों से शाम 5 बजे अपने इसी समय पे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सभी लोगों को हमारा नमस्कार। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमसे, अगर टिजरी पीजीटी एलटी जीआईसी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था का नंबर है 9628 95 92 37, 9628959237 पे कॉल करें। कॉल बिजी है तो व्हाट्सअप छोड़ें अपना। मिलते हैं आपसे, नमस्कार।